Hello students, this is Chiranjit Mallik and today we will study about the functions of stomach. In the yesterday's lecture, we already have studied about the structure of esophagus and structure of stomach. तो स्टमक के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि स्टमक के चार हिस्से होते हैं. कौन कौन से? कार्डियक, फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरस. ये चार हिस्से होते हैं. फंडस कौन सा हिस्सा होता है? द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक. अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक इज नॉन एज फंडस. कार्डियक वो हिस्सा होता है जहां पर ईसोफेगस खत्म होकर स्टमक स्टार्ट होता है, यानी कि द जंक्शन ऑफ ईसोफेगस एंड स्टमक. तीसरा है बॉडी. बॉडी इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक. एंड पाइलोरस, पाइलोरस इज द एंड पार्ट ऑफ द स्टमक. वो पार्ट जहां पर स्टमक खत्म होता है. और डियोडिनम, डियोडिनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, तो स्टमक खत्म होता है और डियोडिनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, तो उस हिस्से को हम लोग कहते हैं पाइलोरस. ठीक है, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं. और क्या देखे थे इसमें कि स्फिंक्टर्स लगे होते हैं इस जंक्शन पे भी और इस जंक्शन के पास भी, है ना. वो जंक्शन यानी कि जो कार्डियक जंक्शन है उस जगह पर भी और जो पाइलोरिक जंक्शन है उस जगह पर भी स्फिंक्टर्स लगे होते हैं. स्फिंक्टर्स क्या होता है? स्फिंक्टर्स जो होता है वो स्टमक के सिक्रेशन को ईसोफेगस और डियोडिनम में जाने से रोकता है. ठीक है, क्योंकि स्टमक का जो सिक्रेशन होता है वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का बना होता है. हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, सोच सकते हो कि HCl होता है ना, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हाथ में गिरने से भी जल सकता है. ठीक है, तो उस हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को यहाँ पर जाने से रोकता है. ठीक है ना, ईसोफेगस में जाने से रोकता है. अगर चला गया तो ईसोफेगस के टिश्यूज जो होते हैं वो क्या होने शुरू हो जाएंगे? बर्न होना शुरू हो जाएंगे, जिसे हम लोग एसिडिटी बोलते हैं. ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ये जो सिक्रेशंस हैं, स्टमक के सिक्रेशन क्या होते हैं, बैकफ्लो करके ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, तो सीने में जलन होता है, जिसे हम लोग एसिडिटी बोलते हैं. याद होगा तुम लोगों को. तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या होता है? कार्डियक स्फिंक्टर बना होता है. कार्डियक स्फिंक्टर अधिकतर बंद होता है. वो कब खुलता है? जब यहाँ से बोलस को क्रॉस करना होता है. जैसे ही बोलस जब क्रॉस करेगा तभी वो एक्सपेंड करेगा, और जैसे ही बोलस क्रॉस हो जाएगा फिर वो बंद हो जाएगा. ठीक है ना. ठीक इसी तरह का यहाँ पर भी होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर में भी. पाइलोरिक स्फिंक्टर में भी वही होता है, जैसे ही यहाँ से जो डाइजेस्टेड फूड पास हो जाएगा उसके बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर्स भी बंद हो जाएंगे. ठीक है, ताकि ये जो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है स्टमक से डियोडिनम में ना जा पाए. ठीक है, क्योंकि अगर चला जाता है या तो डियोडिनम में चला जाएगा, ईसोफेगस में चला जाएगा, तो उसको वो डैमेज कर सकता है वहाँ के टिश्यू को. तो फिर ये सवाल उठता होगा कि ये अपने टिश्यूज को कैसे बचाता है? अगर यहाँ पर चला जाएगा इसको डैमेज कर देगा, यहाँ चला जाएगा उसको डैमेज कर देगा, तो फिर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक में जमा रहता है तो वो अपने टिश्यूज को कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो उसके बारे में अभी हम लोग स्टडी करते हैं. ठीक है, देखते हैं कि किस टाइप से बचाता है. इसीलिए आज हम लोग स्टमक के फंक्शंस को पढ़ेंगे. ठीक, लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टमक क्या क्या सीक्रेट करता है. व्हाट आर द सीक्रेशंस ऑफ स्टमक? तो स्टमक के सीक्रेशंस क्या क्या हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस. मेनली 3 सीक्रेशंस है. और भी कुछ सीक्रेट करता है, उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन अभी मेनली 3 चीज सीक्रेट करते हैं स्टमक. क्या क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? यह हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है. ठीक है, बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है. इसका पीएच वैल्यू देख करके ये तुम समझ सकते हो, 1 to 3. ठीक है, एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन. ठीक है ना. इसका काम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बहुत सारे काम होते हैं. एक तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना. ठीक है, पेप्सिनोजन क्या होता है, पेप्सिन क्या होता है वो बता रहा हूँ, अभी कुछ देर में पता चल जाएगा. लेकिन इधर देखो ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है. पेप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन का. ठीक, पेप्सिन क्या होता है? एक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. ठीक, तो इस पेप्सिनोजन को जब ये इनएक्टिव रहता है, इनएक्टिव फॉर्म के पास अगर प्रोटीन ले जाके डाल दो तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा. इसको सबसे पहले एक्टिवेट करने की जरूरत होती है. तो उसको एक्टिवेट कौन करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजन को
पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। अब ये पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में कैपेबल है। ये और क्या काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो इसमें अगर कोई माइक्रोब्स जाता है तो वो तो जल कर मर जाएगा, ठीक है ना। सो ऑल्सो किल्स द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द एनगल्फ्ड फूड। तो हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसमें ना जाने कितने ही माइक्रोब्स हैं, कितना भी धो करके पोंछ कर खाओ लेकिन उसमें माइक्रोब्स तो रहेंगे, ठीक है, उसमें माइक्रोब्स रहेंगे ही। फिर भी हम लोगों को हर वक्त बीमारी नहीं हो जाती है, ठीक है, जितना बार खाना खाएंगे उतनी बार ही बीमारी नहीं हो जाती हम लोगों को, कभी कभी ही बीमारी हो जाती है जब हम लोगों का हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी उसे नहीं मार पाता है और हम लोगों का डिफेंस मैकेनिज्म भी उसको नहीं कंट्रोल कर पाता है, तभी हम लोगों को कोई बीमारी होती है। सो इट ऑल्सो किल्स द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन इनगल्फ्ड फूड। जाहिर सी बात है इतना हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है तो वो माइक्रोब्स को आसानी से किल कर सकता है। दूसरा सिक्रेशन है पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या है, इट इज द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन। पेप्सिन जो है वो पेप्सिन का एक्टिवेटेड फॉर्म है, ठीक है। इट डाइजेस्ट द प्रोटीन्स एंड ब्रेक डाउन इट इनटू पेप्टाइड्स एंड पेप्टॉन्स। पेप्सिनोजन पेप्सिन का एक्टिवेटेड फॉर्म है। ये क्या करता है, जितना भी प्रोटीन है खाने में, जितना भी प्रोटीन है ना, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करके तोड़ता है पेप्टाइड्स और पेप्टॉन्स में, ठीक है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स और पेप्टॉन्स में तोड़ता है, ठीक। ये पूरा नहीं ब्रेक डाउन हुआ है, पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है प्रोटीन का, ठीक है ना, पूरा डाइजेशन नहीं हुआ है प्रोटीन का सिर्फ ये कुछ हिस्सा ही डाइजेस्ट हुआ है, मतलब पार्टली डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, ठीक है। पूरा डाइजेशन उसका कहाँ पर कंप्लीट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होगा। यहाँ पर अभी इसका सिर्फ पार्टली डाइजेशन हो रहा है, स्टमक में कंप्लीटली डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ पार्टली एक हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा ही डाइजेस्ट कर पाता है, यानी प्रोटीन को वो पेप्टाइड्स और पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। बस इतना ही उसका काम है, बाकी काम स्मॉल इंटेस्टाइन करेगा। अगर तुम लोग ऐसा सोचते हो कि प्रोटीन पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाता है स्टमक में तो वो गलत है, ठीक है। पूरा प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है, पार्टली डाइजेस्ट होता है स्टमक में। मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो इसका जो आखिरी डाइजेशन होगा, इसको और ज़्यादा पचाना होगा, वो कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आते हैं म्यूकस। म्यूकस एक तीसरा सिक्रेशन है स्टमक का। ये क्या करता है, इट कवर्स द इंटरनल लाइनिंग ऑफ स्टमक टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द डैमेज फ्रॉम HCl। अब देखो यहाँ पर जैसे स्फिंक्टर लगे हुए हैं ताकि ऊपर के टिश्यूज को बचाया जा सके, यहाँ पर स्फिंक्टर लगे हुए हैं ताकि डियोडेनम के टिश्यूज को बचाया जा सके, तो फिर स्टमक अपने टिश्यूज को कैसे बचाता होगा, तो ये म्यूकस, ठीक है। म्यूकस एक सिक्रीशन है स्टमक का, म्यूकस एक सिक्रीशन है स्टमक का जो क्या करता है, स्टमक के इंटरनल लाइनिंग में एक ऐसा कोट चढ़ा देता है जिस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो अपना इंटरनल लाइनिंग में ऐसे म्यूकस का एक कोट चढ़ा लेता है जिस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता है, इसीलिए उसका जो इंटरनल लेयर होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है। समझ में आ गया। तो म्यूकस, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तीनों का रोल समझ में आ गया स्टमक में, ठीक है। ये मेन सिक्रेशन है स्टमक के, ठीक है। इसके बाद और भी चीजें सिक्रेशन होते हैं, अदर सिक्रेशंस भी हैं स्टमक के, उसके बारे में भी बताऊंगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस का रोल स्टमक में सारा कुछ समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसके अदर सिक्रेशंस क्या हैं, इसके अलावा और क्या क्या स्टमक जो है वो सिक्रीट करता है, तो हम लोग आगे देखते हैं। सो अब हम लोग देखते हैं म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन, ये तीनों तो मेन सिक्रेशंस है। इन तीनों को छोड़कर बाकी और क्या क्या सिक्रेट करता है स्टमक, उन सब के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ अदर सिक्रीशंस ऑफ स्टमक, पहला है रेनिन। रेनिन क्या है, रेनिन इट डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, ये सिर्फ और सिर्फ मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और किसी भी तरीके के किसी प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करेगा। मिल्क प्रोटीन समझ रहे हो, जो दूध में होता है, जैसे कि तुम्हारा हो गया कैसिन, मिल्क प्रोटीन को हम लोग कैसिन भी बोलते हैं, तो ये सिर्फ कैसिन को डाइजेस्ट करता है। खाने में और किसी भी तरीके का प्रोटीन हो उसको वो डाइजेस्ट नहीं करेगा। फाउंड मेजरली इन इन्फेंट्स,
ये बच्चों में ही पाया जाता है ना, मेजरली ये बच्चों में ही पाया जाता है सिग्निफिकेंट अमाउंट में, ठीक है। जो बच्चे भी क्या, जो मिल्क फीडर्स होते हैं, ठीक है, जो दूध पीते हुए बच्चे होते हैं उनमें, क्योंकि उनमें लिक्विड फूड होता है ना, क्योंकि वो लिक्विड फूड लेते हैं, इसीलिए उनमें जो है पेप्सिन के जगह पर रेनिन होता है, ठीक है। रेनिन मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे ही ये बच्चे क्या होते हैं, दूध पीना छोड़कर कुछ सॉलिड चीज़ें खाना शुरू करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, रेनिन का जो सिक्रेशन होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है और पेप्सिन का सिक्रेशन बढ़ने लगता है। यानी रेनिन सिर्फ दूध पीते बच्चों में ही पाया जाता है जो कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ऐसी बात नहीं है कि एडल्ट्स में ये नहीं पाया जाता, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एडल्ट्स में ये पाया जाता है, हमारे बॉडी में भी अभी भी रेनिन की मात्रा है, लेकिन बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में, ठीक है। सो वेरी रिड्यूस्ड इन एडल्ट्स, ठीक है। एडल्ट्स में बहुत ही कम मात्रा में रेनिन पाया जाता है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ ह्यूमंस ही हैं ऐसे जिनमें कि रेनिन का मात्रा जो है वो एडल्ट्स तक पाया जाता है, और बाकी जितने भी एनिमल्स है ना उनमें रेनिन बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाता है एडल्ट में, ठीक है। उनमें सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स में पाया जाता है और इट इज कंप्लीटली एब्सेंट इन एडल्ट्स। लेकिन ह्यूमन में ये बात अलग है, क्योंकि ह्यूमन में एडल्ट में भी रेनिन पाया जाता है, भले ही उसका अमाउंट कम हो जाता है। दूसरा सिक्रीशन है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज भी एक सिक्रीशन है स्टमक का जो कि ट्रेस अमाउंट में रिलीज होता है, ठीक है, बिल्कुल कम अमाउंट में, बहुत कम, सिक्रीट्स इन वेरी ट्रेस अमाउंट। इट हेल्प्स इन डाइजेस्ट द फैट, फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, लेकिन बट एज द अमाउंट इज वेरी लेस इट इज इनसिग्निफिकेंट, ठीक है, क्योंकि इसका मात्रा बहुत कम होता है, इसीलिए फैट डाइजेशन में इसका कोई खास रोल नहीं होता है। तो फैट कहाँ डाइजेस्ट होगा, वो भी जा करके तुम्हारा इसमें डाइजेस्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। इसीलिए इसका कोई खास रोल नहीं होता है गैस्ट्रिक लाइपेज का। लेकिन यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये सिक्रीट होता है स्टमक से, ठीक है। तो स्टमक से क्या क्या रिलीज हो रहा है, पेप्सिन भी हो रहा है और लाइपेज भी हो रहा है। याद रखना, अधिकतर स्टूडेंट्स को पता है कि पेप्सिन रिलीज होता है, सिर्फ पेप्सिन। लाइपेज के बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है, तो ये भी याद रखना, लाइपेज भी रिलीज होता है, हालांकि वो कम अमाउंट में होता है, इसीलिए इनसिग्निफिकेंट होता है। और इसका फैट डाइजेशन में काम नहीं आने का इसका और कारण भी है, क्योंकि ना लाइपेज बेसिक पीएच पर काम करता है और स्टमक में उसको वो पीएच नहीं मिल पाता है ना। यहाँ का पीएच कैसा है, वो एसिडिक है ना, हाईली एसिडिक है। लेकिन लाइपेज तभी एक्टिवेट हो पाएगा जब उसको बेसिक पीएच मिलेगा, यानी कि 7 से ऊपर रहेगा, तभी लाइपेज जो है वो एक्टिवेट होकर के वो काम कर पाएगा। लेकिन स्टमक में उसे वो पीएच नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि स्टमक तो हाईली एसिडिक है ना। तो जिसके वजह से वहाँ गैस्ट्रिक लाइपेज का फैट डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता है। वही अगर ये फिर तुमको ये लाइपेज फिर यहाँ भी मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मिलेगा, और वहीं पर जो होता है फैट का असली डाइजेशन होता है। तो उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो रेनिन समझ में आ गया, गैस्ट्रिक लाइपेज समझ में आ गया। तीसरा है गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन एक एंजाइम नहीं है, गैस्ट्रीन है एक हार्मोन जो कि कहाँ से रिलीज होता है, पाइलोरिक रीजन, ठीक है ना। ये वाला जो रीजन होता है, इस रीजन से गैस्ट्रीन रिलीज होता है, ठीक। गैस्ट्रीन रिलीज होता है कहाँ से, पाइलोरिक रीजन से, स्टमक के पाइलोरिक रीजन से गैस्ट्रीन रिलीज होता है। गैस्ट्रीन एक हार्मोन है, और ये हार्मोन कब रिलीज होगा, ये हार्मोन रिलीज होगा जब ब्रेन कहेगा तब। ब्रेन के ऑर्डर के बाद ही गैस्ट्रीन रिलीज होता है स्टमक से। A hormone released by the pyloric region of stomach which stimulates the secretion of hydrochloric acid. गैस्ट्रीन क्या है, एक हार्मोन है जो कि स्टमक के पाइलोरिक रीजन से रिलीज होता है और जो स्टिमुलेट करता है किसके सिक्रेशन को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रेशन को ट्रिगर करता है। ये गैस्ट्रीन हार्मोन रिलीज होता है तब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वो रिलीज करवाता है, ठीक है ना। जब तक गैस्ट्रीन हार्मोन रिलीज नहीं होगा तब तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज नहीं होगा, याद रखना। क्यों, ऐसा भी तो ऐसा नहीं ना होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड 24 घंटा रिलीज होते रहे, नहीं होगा, क्योंकि अगर 24 घंटा रिलीज होते रहा तो फिर क्या हो जाएगा, एसिडिटी का खतरा बढ़ जाता है ना।
तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है अगर 24 घंटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कब रिलीज होना है, वो एक टाइमिंग होता है ना, और उस टाइमिंग को कौन डिसाइड करता है, ब्रेन, क्योंकि ब्रेन ही सबको ऑर्डर देता है हर एक हिस्से को, ठीक है ना, तो ब्रेन ही हर एक हिस्से को ऑर्डर देता है। तो जब हम लोग खाना खाते हैं, है ना, जब हम लोग किसी खाने को एनगल्फ कर रहे हैं, तभी ब्रेन जो है वो स्टमक को मैसेज भेजता है कि अब इस खाने को डाइजेस्ट करने का टाइम आ गया है। तब जाकर के पाइलोरिक रीजन से ये गैस्ट्रीन रिलीज होता है, और ये गैस्ट्रीन रिलीज होता है तब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रेशन को स्टिम्युलेट करता है, ठीक है ना। ये गैस्ट्रीन रिलीज होगा तब जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन शुरू होगा, ठीक है। जब हम लोग खाना खाएंगे तभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, हर वक्त नहीं बना होता है, ठीक। तो उस वक्त क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना शुरू हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, फिर वो जाकर क्या करेगा, जो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, तब जाकर प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होगा। समझ में आ रहे ना, सब एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए हैं। ब्रेन स्टमक को ऑर्डर देगा डाइजेशन का प्रोसेस शुरू करने के लिए, तो ये क्या करेगा, स्टमक क्या करेगा, गैस्ट्रीन रिलीज करेगा। अब ये गैस्ट्रीन क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रेशन को ट्रिगर करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन ट्रिगर हुआ तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा। रिलीज होने के बाद वो क्या करेगा, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा पेप्सिन में, और वो पेप्सिन फिर क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। समझ में आ रहा है। तो ये था गैस्ट्रीन का रोल। चौथा है इंट्रिंसिक कासल फैक्टर, ये भी बहुत ट्रेस अमाउंट में रिलीज होता है, ठीक है। इंट्रिंसिक कासल फैक्टर, इसका काम क्या होता है, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ विटामिन B12, ठीक है ना। विटामिन B12 के डाइजेशन में ये मदद करता है, इंट्रिंसिक कासल फैक्टर, ठीक। ये स्टमक से रिलीज होता है, और विटामिन B12 का डाइजेशन इतना आसान नहीं होता है, लेकिन उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये फैक्टर चाहिए, और ये फैक्टर स्टमक से रिलीज होगा, इंट्रिंसिक कासल फैक्टर। फिर लास्ट पॉइंट है, द फूड रिटेन्स इन स्टमक फॉर 5 to 6 आवर्स, आफ्टर दैट इट पासेज इनटू द डियोडिनम। फूड जो होता है वो स्टमक में 5 से 6 घंटे के लिए रहता है, ठीक है। 5 से 6 घंटे तक फूड स्टमक में ही रहता है, क्योंकि उसके चर्निंग इफेक्ट से उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है ना। हम लोग जो खाना खाते हैं वो उसमें बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, तो उन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को पहले तो तोड़ा जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, है ना। मॉलिक्यूल्स तोड़ करके, और उसके बाद उसमें क्या मिलाया जाता है, पेप्सिन को मिलाया जाता है, ताकि हर एक चीज़ का पेप्सिन जो है वहाँ तक पहुँच पाए, हर एक मॉलिक्यूल तक पेप्सिन पहुँच पाए, है ना, ताकि प्रोटीन का डाइजेशन अच्छे तरीके से हो। तो इसमें टाइम लगता है, और ये टाइम कितने का है, 5-6 घंटे का, है ना। 5 से 6 घंटे स्टमक में रहता है, और स्टमक में 5 से 6 घंटे रहने के बाद वो पेस्ट के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। और वो पेस्ट के फॉर्म में आ जाने के बाद वो इस पाइलोरस स्फिंक्टर को पार करता है। पाइलोरस स्फिंक्टर को पार करके वो कहाँ पहुँचता है, डियोडिनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पर रोल खत्म हो जाता है स्टमक का। आगे समझ में, चलो। तो यहाँ पर हम लोगों का स्टमक का स्ट्रक्चर, फंक्शन सब हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के सारे पार्ट्स, है ना, उनके सिक्रीशंस, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।